चलिए, तो आज विभूतिपाद का तो समापन हो ही जाएगा। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, किंतु है जो भी है वो दिलचस्प है। कुछ है जो अभी तक चर्चा करना है, जिसके विषय में कुछ डिस्कशन, एनीथिंग, एनीवन want to say something, share any experience, कुछ भी? Nothing? Okay. हमने 48वें सूत्र तक किया था, तो 48वें से ही शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं हल्का सा। विभूतिपाद में हमने देखा कि संयम की बात कर रहे हैं पतंजलि, जो कि ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों का एक साथ आना है। जब इन तीनों को हम एक साथ करते हैं, किसी वस्तु पर धारणा लगा करते हैं, उसको धारण करते हैं, फिर उस पर ध्यान करते हैं और समाधि तक जाते हैं, तो उसको पतंजलि संयम कह रहे हैं। और अनेकानेक वस्तुओं पर संयम करने से अलग अलग प्रकार के ज्ञान का उदय होता है, या यूं कहें कि ज्ञान चक्षु खुलते हैं उन विषयों के विषय में। The entire knowledge present in cosmos with respect to all those things, that becomes accessible. जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग यूं ही आपको देख के कुछ बता देंगे। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो सिद्धि युक्त होती हैं, जिनको हम सिद्धि का हिस्सा मानते हैं, तो वो सब संयम करने से उपलब्ध होता है। और पतंजलि ने हमें बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है, इन अ वेरी डिटेल्ड फैशन, कि किस चीज पर संयम करने से किस प्रकार के ज्ञान का अर्जन होता है। उसके साथ में उन्होंने हमको चेताया भी है, he has cautioned us also, कि ये सिद्धियां बहुत रोचक होती हैं, लुभावनी होती हैं, they are very fascinating and we get stuck. So एक तल पर ये मन को इस प्रकार पकड़ लेती हैं बल्कि कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, सिद्धियों में फंसकर रह जाता है। तो आप जितने लोगों को साधना करते पाते हैं, ज्यादातर लोग वहां आकर के अटकते हैं। अब 48 में कह रहे हैं पतंजलि, इंद्रियों की बाह्य पदार्थ की ओर गति। सो जो हमारे सेंसेस हैं, ये जब एक्सटर्नली ट्रैवल करते हैं, जब बाहर की ओर जाते हैं, तो उसकी जो गति है वो कितनी तेजी से किन चीजों के ऊपर जाकर बैठती है। आप कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक झलक में पूरा ऑब्जर्वेशन, कमरे में क्या क्या है, आपने क्या पहना है, आपने पिछली बार वो पहना था, अब ये पहना है, वगैरह वगैरह, सब पकड़ लेते हैं। तो ये तो सामान्य तल पर हो रहा है। तो जब स्तर ऊपर की ओर जाता है और अलौकिकता की ओर जाता है, when we move on to the higher plane, then imagine what could have happened. तो कहते हैं कि इंद्रियों की बाह्य पदार्थ की ओर गति, towards material thing, उससे उत्पन्न ज्ञान, so whatever knowledge is coming from that, इस ज्ञान से विकसित अहम, so every knowledge is, this reminds me of शिव सूत्र। शिव सूत्र में एक सूत्र है, ज्ञानम बंधः, ज्ञान बंधन है। ये बिल्कुल वही बात है। ज्ञान बंधन इसीलिए हो जाता है क्योंकि ज्ञान से अहम की उत्पत्ति हो जाती है, हम चिपक जाते हैं, हमारे भीतर एक अहंकार आ जाता है कि मैं ज्ञाता, मुझे मालूम है। आप
रोजमर्रा के जीवन में भाषा पर यदि ध्यान दें, we pay a little attention to the language that we speak. We use this language, I am telling you, very often. Let me tell you. मैं बताता हूँ ना, मैं बताती हूँ ना, अरे अरे वो मैं बताती हूँ तुमको क्या होता है। I know it की धारणा हमारे भीतर इतनी बैठी हुई होती है, क्योंकि हमको तो लगता है कि सब कुछ हमने देख ही लिया है, जान ही लिया है। वी आर सो गुड एट एनालाइजिंग, हमने सब चीजों का विश्लेषण कर लिया है, हमको सब कुछ समझ आ गया है। तो जो उत्पन्न होता है वो होता है अहम। तो पतंजलि कह रहे हैं इस ज्ञान से विकसित अहम इंद्रियों के त्रिगुणमयत्व और उनके भोगादातृत्व। So the triguna that each sense has, how much of tamasic, how much of sattvic, and how much of rajasic, and the desire of the senses to consume, भोगने की वृत्ति, इन पांचों पर जो संयम करता है वह योगी जितेंद्रिय हो जाता है। जितेंद्रिय होने का क्या अर्थ है? Now senses cannot dominate us. We can dominate the sense to say that, hey, you do not travel there, you do not travel that. You can deliberately, with your will, shut your ears to certain voices. You can make your tongue to taste everything similar. जैसे हम बुद्ध की कहानी सुनते हैं कि गांव में आए, तो गांव में नहीं, जब वो अपने राज्य में आते हैं अपने पिता सुशोधन से मिलने के लिए वापस बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, तो घुसते ही एक वृद्ध महिला या एक दरिद्र महिला वो उनको उबला हुआ आलू खाने को देती है। वो बड़े चाव से खाते हैं, बहुत प्रेम से खाते हैं। फिर नगर घूमते हुए जब वो महल में आते हैं, तो महल में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन, उनके पसंद का व्यंजन उनके लिए परोसा गया है और वो खा रहे हैं। और उनके पिता कहते हैं कि तुम तो ये व्यंजन भी वैसे खा रहे हो जैसे कि तुमने वो आलू खाया था। और बुद्ध कहते हैं मैंने वो आलू भी वैसे खाया था जैसे मैं ये व्यंजन खा रहा। तो इंद्रियों में भी एक संभाव, अब लाइक्स एंड डिसलाइक्स का गेम खत्म हो गया। अब आप ये नहीं कहोगे कि इसमें मसाला ज्यादा था, इसमें नमक कम था, ये मेरा पसंदीदा भोजन है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, ये मैं बिल्कुल नहीं खाती। Hey, this is not something, you will not die to dine out कि यार चलो कुछ अच्छा खाते हैं, बहुत दिन हो गए, या आज लोग आ रहे हैं घर पे तो कुछ अच्छा बनाते हैं। ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट जो बनाते हैं वो प्रेम से बनाते हैं, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। तो इंद्रिय भी जो है, किसी ड्रेस खरीद रहे हैं तो देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, ये सारा जो भेदभाव है, जो बायसेस हैं, जो पसंद नापसंद का खेल है, वो सब तिरोहित हो जाता है, संभाव आ जाता है, और तब व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। अब इंद्रियां उनके वश में। इसके साथ साथ एक और कार्य होता है, और वो ये है कि इंद्रियां शार्पन भी हो जाती हैं। They become more sensitive. They are able to perceive higher things. They are able to see more, hear more, and all that. So the senses become sensitive, more sensitive. अभी तो हमारी सेंसेस बहुत भोथड़ी है, इस समय भी हमारे आसपास कई प्रकार के गंध मौजूद होंगे, lot of odors, but हमको
जब तक एक स्ट्रॉन्ग गंध नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। एक मजेदार कहानी याद आती है मुझे इस बात पे। एक चुटकुला सा है कि एक मछुआरा था और उसको किसी ने कहा कि तुम वहां जाओ, वो इत्र का मार्केट है, वहां क्या होगा? अरे वहां क्या गंध है, ये है वो, इतनी इतनी सुगंधित तुम्हें इत्र मिलेंगे, इतने अलग अलग सुगंध के इत्र मिलेंगे। अच्छा, अलग अलग सुगंध, आज तक तो मैंने मछली के अलावा किसी का गंध जाना ही नहीं है, लेट मी गो। जाता है, वहां जाता है, उतने सारे सुगंधों के बीच में वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो सब परेशान कि भाई इसको होश में लाओ, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसको ये परफ्यूम सुखा दो, ये अच्छा है, वो परफ्यूम सुखा दो, ये वो अच्छा है, ये चल रहा था कहानी। तभी कोई उसी की बिरादरी का घूमता वहां आया, कहता अरे अरे रुको। उसने अपनी जेब से एक मरी हुई मछली निकाली, उसके नाक के सामने रख दिया। पट उठ खड़ा हुआ, हाँ अभी कुछ नाक में गया। तो ये होती है प्राथमिकता। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब मुंबई गई थी, तो गर्मी का समय था, तो सी शोर सूखते हैं, तो मछलियां मरती हैं और बड़ी बास आती है। और मैं अंधेरी में थी और सी शोर बहुत दूर तो नहीं था, सो बड़ी दुर्गंध आ रही थी। मैंने कहा, मेरी मामी रहती हैं, तो उनको मैंने कहा कितनी बदबू आ रही है मछली की। तो कहती हैं अच्छा तुम्हें बदबू आ रही है क्या, हम लोग को तो आदत पड़ गया, कुछ नहीं महकता है। तो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है, उसके सेंसेस भी अभ्यस्त हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। ऐसे केसेस में प्रेफरेंसेस बने रहेंगे, वरीयताएं बनी रहेंगी, प्रायोरिटीज, विकल्प, चुनाव, ये सब बने रहेंगे। और पतंजलि हमको मार्ग बता रहे हैं जितेंद्रिय होने की, सभी इंद्रियों के पार जाने की। उसके पश्चात कहते हैं उससे, अर्थात जितेंद्रिय होने से मन की तरह शरीर भी वेगवान होता है। इंद्रियां शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति पाती हैं। जो प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। जब व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है तो सेंसेस आर द वे दैट द बॉडी परसीव्स एनी इंफॉर्मेशन विद इट। तो अभी तक तो हमारा मन इतना वेगवान है कि कवि कहते हैं कि कवियों के लिए बल्कि कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि उतनी पहुंच तो सूर्य की भी नहीं होगी जितनी कवि के मन की और कवि के कल्पनाओं की होती है। तो व्यक्ति का मन इस प्रकार का होता है। और जब जितेंद्रिय व्यक्ति होता है तो उसका मन भी उतना ही वेगवान हो जाता है। अब उतने वेगवान होने से उस अर्थ क्या है? हमने वो जो एक ग्राफ देखा था पिछले सेशन में कि प्रकृति है, पुरुष है, और पुरुष जब प्रकृति के सानिध्य में आता है तो तीनों गुण जो है उनमें डिसबैलेंस क्रिएट होता है, महत की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। उसमें 5 तन मात्राएं भी थी। तन मात्रा जो है वो, उनको सटल एनर्जी जानिए, सटल एनर्जी ऑफ व्हाट, और उन्हीं तन मात्राओं का जो स्थूल रूप है वो है 5 सेंसेस। तो जो सटल एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ साउंड, एनर्जी ऑफ और द कैपेबिलिटी ऑफ हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड विजन। तो वो पहले बड़ी सूक्ष्म रूप में होती हैं और स्थूल रूप में वो सेंस और सेंसेस की तरह एक्सप्रेस होती हैं। तो इंद्रियां शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति पाती हैं, अर्थात अब हमें तन मात्राओं का ज्ञान होने लगता है। इसीलिए शरीर के न रहते हुए भी हम कुछ चीजों को जान पाते हैं।
प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रकृति यानी the entire game of the Triguna. And once one has moved to the zone of being the Vijeta of the senses, then senses cannot drive the person. And that is why Patanjali is saying प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इसके बाद कहते हैं पतंजलि 50वें में, पुरुष और सत्व के पार्थक्य से, उनको भिन्न करने से, उसके ऊपर संयम करने से सभी वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व प्राप्त होता है। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, और सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वज्ञातृत्वम च, तो ये हमने देखा था कि पुरुष जो है उसमें पुरुष तत्व और सत्व है। इन दोनों की भिन्नता के ऊपर जब संयम किया जाता है कि ये दोनों भिन्न हैं, ये दोनों लिप्त नहीं हैं, दे आर सेपरेट, तो पतंजलि कहते हैं सभी वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व प्राप्त होता है। माने क्या? सभी वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व प्राप्त होने का क्या अर्थ है? और सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, इसका क्या अर्थ है? बहुत सीधा सरल स्पष्ट है। जब पुरुष और बुद्धि के पार्थक्य के ऊपर संयम करते हैं तो हमको पुरुष का ज्ञान होता है, और पुरुष इज ऑल परवेसिव, इज एवरीथिंग। तो बट नेचुरल कि हर प्रकृति में जो कुछ भी है, anything and everything that one can think of, all the subjects, उसका ज्ञान स्वतः ही होगा, क्योंकि अब आप वहां पहुंच रहे हैं, उसको जान रहे हैं जो ज्ञानातीत है, जो ज्ञान के घेरे से बाहर है, बियॉन्ड ऑल द काइंड ऑफ नॉलेज है, जो परा विद्या है। तो परा को जानते ही जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, उसका स्वतः ही ज्ञान होता है। इसीलिए पुरुष और बुद्धि या सत्व के उनके पार्थक्य पे, उनके सेपरेशन पे, उसके ऊपर संयम करने से सभी वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व प्राप्त होता है और सभी विषयों का ज्ञान होता है। तत्पश्चात पतंजलि कहते हैं, इन सिद्धियों के प्रति भी वैराग्य होने पर अविद्या से उत्पन्न दोषों का बीज नष्ट हो जाता है और उससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसके पहले भी पतंजलि ने हमको बताया था कि किस प्रकार सिद्धियों में व्यक्ति अटकता है और उसके आगे जाने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धियों को one should be able to drop। और अब फिर से वही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन सिद्धियों के प्रति भी वैराग्य होने पर, so until unless there is a sense of detachment towards even these siddhis कि आई है, ठीक है यार, अब उनका मैं क्या करूं, so what that I know them, so what that they have come to me। और ये इतना सरल नहीं होता है। सिद्धियां बहुत सटल ईगो को मसाज करती हैं, बहुत सटल। Imagine the condition that since you just know about everybody's condition, आप अनायास कई बार just because of compassion दूसरों को बोल दोगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, जाके ये टेस्ट करा लो, जाके वो टेस्ट करा लो, इत्यादि इत्यादि। And then people start asking you. One feels so powerful. Oh my God, people are asking me. I know everything.
a very subtle way of swelling of ego, very subtle. Until the time one feels that, wow, I know this. I just know this. All I have to do is attune myself towards it, orient myself towards it, and I would know it. इसको त्याग पाना इतना सरल नहीं होता है. कई बार तो हम यहाँ भी फंसते हैं कि मेरे पास सिद्धियां हैं, इससे जग कल्याण हो रहा है, तो इसका बड़ा उपयोग है. सत्य तो ये है कि आप जग कल्याण भी क्या करोगे, जो पहले भी कहा था पतंजलि ने कि इनका संसार में तो बड़ा अर्थ है. सांसारिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्ति का उपाय है 38वां सूत्र. अर्थात इनसे सांसारिक कार्यों में सफलता मिलती है, लेकिन ये समाधि के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती है. तो ये जब सिद्धियां आती है तो हमें लगता है कि अरे आई एम डूइंग गुड टू ह्यूमैनिटी, आई एम सपोर्टिंग सो मेनी पीपल. पर हम काहे का सपोर्ट करते हैं? हम कोई उस व्यक्ति विशेष को वैराग्य की ओर लेके जाते हैं क्या? उस व्यक्ति विशेष को क्या हम किसी प्रकार से ईश्वर की ओर लेके जाते हैं क्या? अद्वैत की ओर लेके जाते हैं, सेंटर की ओर लेकर के जाते हैं? नहीं. हम उस व्यक्ति को संसार में ही ठीक ठाक रहने की और सामग्री प्रदान कर देते हैं कि देखो तुम ये टेस्ट करवा लो, शायद तुम्हारे ब्ला ब्ला में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको दृष्टिगत हो रहा है. आपने एक तरह से क्या किया, उसके जीवन में एक जो समस्या आने का जो एक सफरिंग का स्कोप था, वो खत्म कर दिया. We know this and we have talked about it so many times. Suffering is one moment when we call for the Lord with huge desperation. हमने उस व्यक्ति के जीवन का वो स्कोप भी खत्म कर दिया. तो इन सिद्धियों के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना अति आवश्यक है. और यदि वैराग्य उत्पन्न होता है तभी अविद्या से उत्पन्न दोषों का बीज नष्ट हो जाता है. जो हम अविद्या से उत्पन्न दोष अर्थात कर्मफल. अविद्या में व्यक्ति है तो वो कर्म के जाल में फंसा हुआ रहेगा. वो उम्मीद करेगा, प्रयत्न करेगा, अपेक्षाएं रखेगा, उसे लगेगा उसी ने किया है, वो ही करता है, और उस जाल में वो फंसता रहेगा जब तक अविद्या रहेगी. तो दोष क्या है? दोष और कुछ नहीं है, उसका कर्म फल बनता रहेगा. वो एक प्रारब्ध लेके आया है जिसको वो काट रहा है, और अब वो आगामी कर्म भी बनाता जा रहा है. यही उसका दोष है. तो सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से अविद्या से उत्पन्न दोषों का बीज नष्ट हो जाता है. तो पतंजलि हमें कह रहे हैं कि सिद्धियां आए तो उनसे चिपक मत जाना, उससे वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी स्थिति में आ जाना. Move into the zone of detachment and dispassion towards them. And the moment you do this, उससे कैवल्य की प्राप्ति होती है. तत् वैराग्य अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम. दोष बीज क्षय, दोषों का बीज उसका क्षय होता है, नष्ट होता है. यही सूत्र है कैवल्य प्राप्ति का, जिसके विषय में पतंजलि अगले भाग में, अगले पाद में बात करेंगे. And he is not a man who is in a hurry कि चलो तुम्हारा हाथ मैंने थामा और मैं तुमको यहाँ से कैवल्य तक सीधे पहुंचा दूं. He is very candid and he's telling about every damn possibility that might arise.
कि आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप ध्यान करेंगे, तो इसको अप्रोच कैसे करना है, कई सारे चरण क्या होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, किस पर संयम करने से क्या उत्पन्न होता है, क्या सिद्धि मिलती है। ही इज टेलिंग यू एवरीथिंग। ऐसी स्थिति में मायने क्या रखती है, वो ये है कि व्यक्ति की दृष्टि किधर को है। आप सिद्धि से चकाचौंध चौंधिया जाते हैं, या आप इस ज्ञान में रह पाते हैं कि ठीक है, दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव, ये अल्टीमेट नहीं है, ये चरम नहीं है, ये परम नहीं। इसके आगे कहते हैं पतंजलि, स्थानी स्थानी अर्थात देवता। स्थानी का अर्थ होता है कि ऑल दोज दैट वी कॉल इन दैट रेल्म, जैसे एंजल्स वगैरह की लोग बात करते हैं ना, उनके भी लोभ दिखाने पर, प्रलोभित करने पर योगी को उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति में इतनी सिद्धियां आ जाती हैं तो देवता भी आपकी सिद्धियों को पूजते हैं। और हम ये कितनी कथाएं जानते हैं कि देवता सब जो है वो ऋषियों के पास आया करते थे और उनसे विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, उनके सानिध्य में बैठते थे। तो देवता भी जो है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि देवता और कौन है? देवता बस वो है जिनके कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि अभी वो उस स्थान पर हैं, किंतु जैसे ही उनके वो कर्म फल खत्म होंगे वो वापस गिर जाएंगे, पतन होगा। देव शब्द का अर्थ होता है चमकना। That which shines is devta. What shines? That which has got, देवता यानी विभूति अर्थात आभा। अच्छा, हाँ कह सकते हो बिल्कुल, एज पर व्हाट वी आर लर्निंग, विभूति पाठ में वही है। तो व्हाट शाइन्स, एनी कोई भी विशेषता, कोई भी गुण जब बहुत निखरा हुआ होता है, अपने चरम पर होता है, तो वो शाइन करता है। सो दैट इज व्हाट देवता इज। इसीलिए हमारे यहाँ देवताओं के नाम देखिए, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता वगैरह वगैरह। तो दे आर द बेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव जोन्स। और कहते पतंजलि कि जब वो स्थिति आती है तो देवता भी जो है आपको प्रलोभित करने का प्रयास करते हैं। अब योगी का कार्य क्या है वो आगे बताते हैं कि योगी के लिए आवश्यक है कि वो अनासक्त होने के बाद उसमें आत्म प्रशंसा का भाव ना रहे। फिर सारी अनासक्ति गई, एक आत्म प्रशंसा क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है, और दूसरा आत्म प्रशंसा देखो मैं तो त्यागी हूं, आई एम मिस्टर त्यागी ऑफ ऑल दिस, सो आई एम सो महान। तो एक योगी को उस भाव से भी बचना आवश्यक है, और अन्यथा योगी का अनिष्ट होने की संभावना पूरी तरीके से होती है। के पश्चात ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्षण तत्क्रमयो संयमा द्विवेकजम ज्ञानम। क्षण जिसको हम मोमेंट कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम, सेकंड के भी जब मिली सेकेंड्स वगैरह करते हैं तो वो क्षण कहलाते हैं। और उसके क्रम पर, क्रम माने क्या, एक क्षण आया
दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो ये जो श्रृंखला चल रही है उसको क्रम में बोल रहे हैं। उस पर संयम करने से विवेक जनित ज्ञान का उदय होता है। समय जो है ना, क्षण को समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या है क्षण का खेल। दो प्रकार के समय, बल्कि समय से संबंधित तीन प्रकार कहे जा सकते हैं। एक तो वो है जिसको हम क्रोनोलॉजिकल टाइम कहते हैं, जो घड़ी चल रही है। वो बेसिकली सोसाइटी की सुविधा के लिए कि भाई जब तुम्हारी घड़ी में 4 बज रहा हो तब मेरी घड़ी में भी 4 बज रहा हो, तब हम मिलेंगे। तो हमें एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो दोनों की एक समय पे होनी चाहिए। ये ना हो कि तुम तो 4 बजे गए और मैं 10 बजे गई, तो हम मिलेंगे नहीं। तो वो हमारे जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो सुचारू तरीके से चले, इसलिए उसका महत्व है। वेरी इनफैक्ट इफ यू गो इनटू द depth of it, one of the first book that I read in this journey was Conversations to God by a writer called Neil Donald. Now, I still suggest that book to amateurs because that's a very interesting book to bring the beliefs into existence. कि देखो ये तुम्हारे beliefs हैं। उसमें भी वो कहते हैं कि it is like the person is talking to God, and he says that it is an auto writing. So he says that he's being told कि तुम्हें किसने कहा कि दिन के 24 घंटे होते हैं? तुम्हें किसने कहा कि 24 घंटे में हर एक घंटे में 60 मिनट होंगे? तो तुम्हें किसने कहा कि 60 मिनट में 60 सेकंड होंगे? तुम्हें किसने कहा कि हफ्ते में 7 दिन होंगे? Don't you see that इनमें these are very very man-made stuff, nothing divine in all this. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बड़ा ईश्वरीय है, जो बड़ा तत्वबोध से जुड़ा हुआ है। So इस बात से चिपक जाना, and there are many people like this, 10 बज गया, अब मेरे खाने का समय हो गया, 8 बज गया, अब मैं सोने जा रहा हूं। क्रोनोलॉजिकल टाइम से चिपक जाना महाबेवकूफी। तो एंड सो इवन टू रिग्रेट कि अरे 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 इतना बच गया, ओहो मेरा ये काम था, छूट गया। Chronological time is just for the sake that the society is able to interact with each other at the same moment. That's all. उतना ही उसका महत्व है, उसे से ज्यादा इसको महत्वपूर्ण मत बना लीजिएगा। याद है आपको आमिर खान की कौन सी मूवी थी, दिल चाहता है? उसमें वो एक जो प्रीति जिंटा के बॉयफ्रेंड की बात करता है ना, किसकी बात करता है? नहीं, सैफ अली खान एंड दिस लेडी, वो सोनाली कुलकर्णी का। ही इज लाइक इतना बच्चा, सोने का टाइम हो गया, कल मुझे 6 बजे उठना है, योग करना है, हम फार्म हाउस जाते हैं। तो वो कहता है कि बॉयफ्रेंड है कि टाइम टेबल। दैट वन। करेक्ट। सो क्रोनोलॉजिकल टाइम से चिपकना इज लाइक दैट, यू बिकम टाइम टेबल। इसके बाद होता है साइकोलॉजिकल टाइम। अब क्रोनोलॉजिकल टाइम से बहुत सारे लोग नहीं चिपके होते, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम से सब बहुत चिपक जाते हैं। दिस इज योर मेंटल क्लॉक। कई बार हम काम करते हैं और हमको लगता है अरे इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। कई बार 5 मिनट भी लगता है 5 ही मिनट हुआ है। दिस इज साइकोलॉजिकल वॉच, डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन क्रोनोलॉजिकल, yet not that important. This is also where your body clock starts to function. हम कहते हैं ना हमारा body clock लगता है 2 बज गया, मुझे भूख लगने लगी है, देखते हैं हाँ सच में 2 बज गया।
This is the reason why when we travel to different countries, time zones बदलते हैं तो jet lag होता है, and we take little time to adjust, because there is psychological time, and because psychology and body are together, they're not separate, so body also learns that particular time. ठीक है? So psychological time is still better, but yet to be aware that this is time that is important, and not to get crazy about it. And then there is the third element, which actually you can call it beyond time. In this regard, I was reading Osho, and very interestingly what he says, I would love to read for you all. बड़ा सुंदर कहा उन्होंने. He is actually talking about Nagarjuna. There are two people that he talks of. There's somebody called Zeno. He says, Zeno and Nagarjuna, two persons have remained irrefutable. जो उन्होंने तर्क दिया है समय के प्रति कि समय जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड अगर आप उनके तर्क सुनेंगे तो आप एग्जैक्टली ये समझ जाएंगे कि समय को समझना ही समयातीत हो जाना है. The moment you understand the concept of time, you go beyond, because it will lose that grip on you. Now what happens? He says that they say, what is time? You say it is a process, क्योंकि जो टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट आया हुआ है ये लीनियर है हमारे माइंड में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. एंड दे थ्रू देयर आर्ग्यूमेंट्स प्रूव दैट टाइम इज नॉट लीनियर. और हम ये कहते तो हैं, और ये बहुत प्रचलित बातें हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. Past, present, future, all the three are happening at the same time. लेकिन हमारे अनुभव का ये हिस्सा नहीं होती है. They are not part of our experience. In our experience, we actually experience one moment, the next moment, the next moment, the next moment. And that is why we feel, if I am here, how I can be there. Now he says, they say, what is time? You say it is a process. One moment moves in the past, disappears. Another movement moves from the future into the present. ठीक है? तो जब क्रम चल रहा है तो एक मोमेंट जैसे पास्ट में गया और खत्म हो गया, उसी क्षण जो फ्यूचर का एक मोमेंट था वो प्रेजेंट में आ गया. Remains there on the threshold for a time. So वो जो फ्यूचर का मोमेंट था, before becoming present, it remained at the threshold of entering the present for a little moment. And then it stays in that present moment for a moment, and then again moves into the past and disappears. Are we together till now? यहां तक क्या कह रहे हैं वो समझ आ रहा है? लास्ट वाले लाइन में रिपीट करना होगा. तो इसको ऐसे समझिए, एक श्रृंखला है समय की. एक मोमेंट जो पास्ट हुआ वो पास्ट में जाकर डिसअपियर, अभी एक प्रेजेंट है, वो पास्ट हुआ और फिर वो डिसअपियर कर गया. जैसे वो पास्ट हुआ तो ये यहाँ पे खाली हो गया, वैक्यूम हो गया. इसको भरने के लिए फ्यूचर से एक मोमेंट आएगा जो कुछ क्षण के लिए प्रेजेंट बना रहेगा और फिर वो भी पास्ट बन जाएगा, और ये श्रृंखला चलती रहती है. यहाँ तक ठीक है? Yes. But now see what they say. This is the time process. You have only one moment at one time, never two moments together. ठीक है? One moment at a time, never two moments together.
past, future, and just between the two, the threshold, which you call as present. Okay? Now Nagarjuna and Zeno say, where does the moment comes from? Is the future already existent? If it is not existent, how can it come into present? Now he's questioning, if that moment which was in the future, which has become the moment of present, if that was non-existent, how it came into existence? Which means that was actually existing. If it is non-existent, then how can the moment come out of non-existential? And now they create the trouble. They say, where does the present movement move into the past? Does it still remain accumulated in the past? If you say it still remains in the past, then it has not become past yet. If you say it still remains accumulated, so it is, which means it has yet not become past. It is there somewhere in the present. If you say it was there in the future and just now it has been revealed to us, it has always been there in the future, then Nagarjuna and Zeno say, then you cannot call it a future. It has always been present. If the future is, then the future is not, because the future means that which is not yet. Similarly, if the past is, then the past is not, because the past means that which has gone out of existence. So, past, present, future are all happening at the same time. And so everything is present. That is the reality of time. Aage, going ahead, what they say. Then they say you take time as a process. You say one moment is joined with another. There are two moments. How are they related? If one moment is joined with another, they have to be related in some way. How are they related? Is there a third moment between the two which relates them? Now he is pulling up one more stuff. So is there a third moment between these two moments which is relating them? And if so, then how are first, third, and second? How was first and third and second related? Again, two moments in between. Then again, two moments in between. And you can create infinite loop of this kind. So time, when looked at as a linear process, so easily you can defeat just by logic. Now it's a matter of experience, because we live in, our minds are created in, or rather our brains are created in such a way that our mind is not able to perceive anything which is beyond 3D, and hence a linearity is created. Probably in exactly the way that, when जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो कितना गुस्सा आता है, आपको आगे पीछे का कुछ दिखता नहीं है, आप चारों ओर से फंसे हुए दिखते हो, आप जैसे ऊपर उठते हो, एरियल व्यू में जाते हो, लुक एट द ट्रैफिक फ्रॉम द एरोप्लेन, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर उठते हो, आपको गली कूचे के वो सारे पतले रास्ते दिखने लगते हैं जिनसे आप निकल सकते हो ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए तो आपको दिखता नहीं है. Similarly, to be able to look at time in its completeness, one will have to move beyond time. One will have to move beyond time. So that is the fact of the, that is the rather truth of the real time. जब आप वाकई समय को जानने लगते हो तो आप समयातीत हो जाते. And I loved it when I read it. I sincerely loved it when I read it. It was like, wow. So chronological time hai, psychological time hai, and then there is a possibility of going beyond time.
how it is then important for us in our everyday living? Can we become easy with our everyday time constraints? Yes, at times reaching on time in meetings, in the classes is important. But beyond that, can we be little easy कि मैं कितने बजे सोने जाता हूँ, कितने बजे उठता हूँ? You know, these days I am kind of questioning myself, क्योंकि ना मेरी कंडीशनिंग है कि कितने घंटे सोना है, और मैं सो रही हूँ जल्दी और उठ रही हूँ जल्दी. So I'm sleeping around 10:30, 11 and I'm getting about 4. और ना मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैंने सिर्फ 5 घंटे की नींद ली है. And just this counting makes me sleepy, क्योंकि शरीर 7 घंटे सोने का आदी है, और जैसे ही इसको बता दिया गया कि अरे 5 ही घंटे सोया, तभी 2 घंटे और नींद चाहिए, तो इसको और तेज नींद आती है. So I am becoming aware कि ये जो काउंटिंग ऑफ टाइम है ना, कि मैं कितने देर सोई हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है. If I can be out of that, then even 4 hour, 3 hour is good enough freshly. हाँ पारुल बोलिए. जैसे हम लोग डिसिप्लिन वगैरह जब इंस्टिल करते हैं, या जैसे हेल्थ वगैरह के लिए भी ऐसे होता है कि टाइमिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो लाइक मैंने पूरी लाइफ में, मेरा तो यही एक बहुत ही आई थिंक बहुत हार्ड बिलीफ है कि टाइम एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें. बिकॉज कई चीजें यू नो इफ यू मिस टाइम देन इट्स गॉन, एंड लाइक अपॉर्चुनिटीज और समथिंग लाइक यू नो ये से फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आधा घंटा लेट उठो ना, तो आप देखना इतना हमारा माइंड ऐसे हड़बड़ में पड़ जाता है. एंड वही हम आधा घंटा जल्दी उठ जाए तो जैसे एकदम पीस ऑफ माइंड. एंड सो जब हम टाइम के हिसाब से जब हम चलते हैं ना, तो मुझे मेरा लाइक एक्सपीरियंस ये है कि लाइफ में भी हम काफी आगे बढ़ते हैं. जब हम टाइम को जैसे होता है ना रिस्पेक्ट नहीं करें, तो फिर वैसे भी फिर वो नहीं होता. तो वो उस क्रोनोलॉजिकल टाइम का इम्पोर्टेंस क्यों नहीं, लाइक क्यों थोड़ा कम है? बिकॉज इन दिस रियलिटी तो क्रोनोलॉजिकल टाइम इतना ही इम्पोर्टेंट है, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है. सो उसको थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि आई थिंक माई बिलीफ इज गेटिंग चैलेंज, सो आई रियली वांट दैट यू नो क्लैरिफिकेशन. संसार में तरीके से, सुचारू तरीके से चलने के लिए क्रोनोलॉजिकल टाइम का इंपॉर्टेंस है. आप जब 6 बजे उठते हैं नियमित रूप से, और 2 घंटे का कार्य रहता है वो खत्म कर लेते हैं, और 8 बजे आप बड़े आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं, आप ऑफिस के लिए निकल पाते हैं, और किसी दिन 6 की जगह 6:30 उठे, तो लगता है सब चीज हिल गई. अब लंच कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आधे काम छूट जाते. और यहाँ पर जो टेंशन आता है वो एक अलग हैवोक, वो पहले ही हमको डिस्प्लेस कर देता है. जब पतंजलि हमें यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं कि क्षण और उसके क्रम पर संयम करने से विवेक जनित ज्ञान का उदय होता है. ये विवेक जनित ज्ञान इज द इटर्नल नॉलेज, बिकॉज नाउ द टाइम डिसअपियर्स. तो संसार में तो समय का महत्व है. पतंजलि हमको संसार में रहना थोड़ी सिखा रहे हैं, वो तो संसार को ऊपर से देखना, उससे अछूते रहना, उसके बाहर निकल जाना, वो बता रहे हैं. और अगर हमें ये बात समझ आती है, तो क्या हम अपने जीवन में अगर किसी दिन आधा घंटा लेट उठते हैं, तो हम शॉर्टकट में काम नहीं कर सकते कि ठीक है चलो आज आधा घंटा ज्यादा सो लिया, चलो इसको आज ऐसे 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 कर लेते हैं, आज लंच शॉर्ट में बन जाएगा, मैं शॉर्टकट में तैयार हो जाऊंगी, या मैं 15 मिनट लेट ऑफिस पहुंचूंगी. उसका हेडेक लेना आवश्यक तो नहीं है. संसार में तो महत्व है, और आप जैसा कह रहे हैं, अगर आप समय से एक डिसिप्लिन तरीके से, समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो आप काफी आगे जाते भी हैं. लेकिन डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? चिड़ियों को कौन से क्लॉक ब्रह्म मुहूर्त में उठा देता है? How do they know this is a time to get up? How do they know this is a time to go to the nest? The same with the animals. पूरी प्रकृति के पास घड़ी नामक चीज नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा नियमित कोई नहीं है.
तो what is real discipline? Real discipline is, जैसे कि पेड़ों को कैसे पता है कि ये वसंत का समय है, ये पतझड़ का समय है, अब मुझे खिलना है, अब मुझे चढ़ना है. तो वो भी टाइम टेबल तो फॉलो कर रहे हैं ना. Exactly. So if one has to follow the timetable, one has to follow the time, one has to become aligned to existence. आप existence के alignment में आ जाओगे ना, तो automatically एक basic discipline आपके अंदर आ जाएगा. हम क्योंकि अपने existence से बिल्कुल de-aligned है, हम जो खाते पीते हैं, जैसे जीते हैं, शरीर बनाया पूरे तरीके से काम करने के लिए. ये मशीन है. This is a machine. It is not made for sitting. It is made for physical work. और हम जानते हैं कि हम जितना कम फिजिकल वर्क करते हैं, हमारा स्टैमिना उतना घटता है और हमारे शरीर में रोगों का प्रवेश उतना अधिक होता है. पर हम वैसे तो नहीं जीते हैं ना, हम एग्जिस्टेंस के अलाइनमेंट में तो नहीं जीते हैं. जब आप एग्जिस्टेंस के अलाइनमेंट में जिएगा तो आपको सोने के लिए कभी पिल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आप कभी ज्यादा नहीं खाएंगे, कभी कम भी नहीं खाएंगे. एक नियमितता अपने आप स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएगी. तो पहली बात तो ये है कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा एग्जिस्टेंस के साथ अलाइनमेंट में लाएं. प्रकृति के साथ थोड़ा हमारा एक रिलेशनशिप हो, जो आज की स्थिति में नहीं है. जब ये नहीं होगा तो फिर हम जो जिस डिसिप्लिन को अपनाएंगे वो एक आरोपित डिसिप्लिन, which has been given to us, that now it is 6 o'clock, now you have to get up, now it is 10 o'clock, now you have to go to sleep and all that, जो कि हम नेचुरली देखते हैं. हैबिट ओरिएंटेशन, हैबिट क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है. तो आप डिसिप्लिन हो, और यदि कभी आधा घंटा सोने की इच्छा हो तो कोई बुराई नहीं है, और आधा घंटा कम सोने में भी कोई बुराई नहीं है. ज्यादा सोने में नहीं बुराई है, तो कम सोने में भी बुराई नहीं है. हम अटकते तो ये हैं कि भाई हमको 8 घंटे की स्लीप चाहिए. और आप अपने आसपास देखिए ना, आप सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इतने रिसर्च होते हैं जो 8 घंटे की स्लीप को तो ऐसे स्टैंप करते हैं जिसका कि कुछ कहना ही नहीं. वो पढ़ करके हम मेंटली कंडीशनड हो जाते हैं कि अरे 8 घंटे नहीं सोए यार, मुझे 8 घंटे की नींद कहाँ मिलती है. So basically other way round देखना है ना चीजों को, तो like then it will fall into place. Yeah. Because ना ये एक्चुअली आपके पास सही भी है. बिकॉज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि जैसे रात को, जब कई लोगों को ना रात को नींद नहीं आती है, ऐसे कभी होता है बच्चों को रात को दे डोंट स्लीप ऑन टाइम, कभी होता है. सो उसका ऐसा था, रिसर्च मैंने कर रहे थे, उसमें पढ़ा था कि अगर आप दिन के टाइम बाहर सन को एक्सपोजर लो ना, तो आपको रात की नींद जल्दी आती है. सो लाइक उसको फिर मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, एंड देन आई रियली ट्राइड इट आल्सो. तो जैसे आपने कहा ना कि 10 बजे सो जाओ और आप 11-12 बजे तक आप करवटें मार रहे हो. बट इससे लाइक इजियर ये था कि आई मीन गो आउट फॉर एन आवर, जैसे सन जब निकले तब, तो आपके सर्केडियन रिदम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी ना, आप ऑटोमेटिक 9:30 को सो जाओगे. सो ये शरीर यदि थकेगा ना, शरीर थकेगा तो बिस्तर पे गिरते ही नींद आ जाएगी. और अगर शरीर थका हुआ नहीं है तो आप करवटें बदलोगे. दिन भर में इतना कर लो कि शरीर को थका दो, देखो कैसी मस्त नींद आती है. हाँ, जैसे वो गाँव वगैरह में ना सेम था. किसान को रात में सोने के लिए कभी थोड़ी डिप्रेशन के पिल्स खाने पड़ते हैं और स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते हैं. लेकिन कॉर्पोरेट सेटअप में बैठ करके एसी में बिल्कुल अपने आप को नेचर से एलिनेट करके आप 8 घंटे जॉब करेंगे तो आपको पिल्स खाने पड़ेंगे. अंडरस्टूड, थैंक यू. है ना. तो ये हमारी पूरी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है. इसीलिए तो आजकल लाइफस्टाइल में a lot of people are talking about going back to basics. और इसकी शुरुआत हो रही है किचन से. मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ, कास्ट आयरन में बनाओ, और पता नहीं बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक, a lot, but a lot needs to be done beyond that.
अपने काम ही करना शुरू कर दो ना, अपने कपड़े हाथों से धोना शुरू कर दो। रोज नहाने जाते हो, रोज के कपड़े खुद वहां से शुरू कर दो, बर्तन धोने शुरू कर दो। It will take and allow those activities to be meditative activities for you, and then you see the transformation that comes. एक्चुअली कई बार लाइक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। कई बार जैसे मान लो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो जब मुझे तो क्या होता है लाइक यू डू इनफ रिसर्च, आजकल इतना वो इंफॉर्मेशन है लाइफ दुनिया में। सो मुझे जब मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सो आई जस्ट शट डाउन एंड आई जस्ट थिंक कि मैं बचपन में से क्या करती थी जब मैं बहुत हैप्पी थी, या जब मैंने इट वाज लाइक बैलेंस्ड। सो 90% सवालों के जवाब ना वहीं से मिल जाते हैं। सो इट इज ट्रू है ना। सो हम शायद भूल गए ना। बिल्कुल भूल गए, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक ये जो वृत्ति वाली बात भी करते हैं ना पतंजलि, ये समय से ही आता है। समय के पीछे क्रेजी होने से पूरी वृत्तियां डेवलप होती है कि इस दिन ये करना है, इतने बजे ये करना है, एंड देन वो आदत होती जाती है। ट्रेडिशंस बनाए गए थे किसी और कारण से, और ट्रेडिशंस को पालने का भी तरीका बिल्कुल अलग था। जब वो जीवन शैली ही नहीं रहती है, तो वो ट्रेडिशंस हमारे लिए सिर्फ रिचुअल्स होते हैं और उनको हम पूरा करते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और हर एक ट्रेडिशन एक पर्पस से बना था, पर अब हमने उसको कन्वीनियंस के लिए तोड़ तोड़ करके ऐसे कर दिया है कि ना तो वो पर्पस ही फुलफिल करता है और ना ही वो रियल ट्रेडिशन ही रहा, पर हमारे लिए वो और मजे का कारण बन गया है। अभी हम लोग एक मेरे जो रेकी मास्टर है उनका मीट होता है हमारा, तो हम बात कर रहे थे कि आजकल तो इवन व्हेन यू सिट इन द ट्रेडिशनल पूजा, तो पंडित को पहले ही बोल दिया जाता है कि इसको आधे घंटे में खत्म कर देना, जल्दी करते 15 मिनट में खत्म कर देना, 1 घंटे में खत्म कर देना, 4 घंटे की पूजा मत कराना। तो सी द अमाउंट ऑफ डिस्कनेक्शन। फिर कौन उन श्लोकों को सुनने वाला है, उसके अर्थ समझने वाला है, उस उच्चारण में डूबने वाला है, उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो वो पंडित भी आता है, अपना दान दक्षिणा लेता है, 500 रुपए लेता है, 1000 रुपए लेता है। वो तो बंधे हुए हैं, गृह प्रवेश का इतना लेंगे, सत्यनारायण का कथा का इतना लेंगे, वो सब तो ऑलरेडी चार्ज कैटलॉग है ना, मेन्यू लिस्ट है। और ये भोजन होना चाहिए, वो होंगे ब्ला ब्ला, एंड दे विल जस्ट डू द नीडफुल। आप भी खुश, पंडित भी खुश। एकदम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ज्ञान लेना इज वन थिंग। जैसे ऐसे सोच रही थी मैं कि ज्ञान हम लेते हैं, बहुत लेते हैं, तो उसको ना अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करना तो एक अलग ही लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट नीड्स अ very high level of understanding to understand properly and then implement and then experience. Doesn't need any high level, पारुल। आप इसको ये बोल करके जो है ना, हाई लेवल अपने आप को एक एस्केप रूट दे रहे हो कि नहीं ठीक है, इट्स ओके इफ आई एम नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। वो हाई लेवल नहीं कर रही हूँ, वैसे सीरियसनेस दे रही हूँ। देखो अच्छा अच्छे से समझ के भी करना है, ऐसे कि ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते। नहीं तो उसका लाइक क्या बोलते हैं कि वो जितना आउटकम समझ आता में आया नहीं है। उतना अप्लाई कर लो, जितना समझ में आया है उतना अप्लाई करो। देखिए अपने प्रति ना एक ईमानदारी बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी एन इंटरनल ऑनेस्टी कि कोई देखे ना देखे, मुझे क्या करना है मुझे मालूम होना चाहिए। अच्छा बोलिए। जैसे अपने फ्यूचर का बताया ना कि फ्यूचर ऑलरेडी है, इसीलिए वो मतलब जैसे वो सब लॉजिकल लगा और समझ में भी आया। ऐसे एक बार पास्ट का फिर से बताइए ना। जैसे फ्यूचर नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, उसी तरीके से जो चीज एग्जिस्टेंट हुई है वो अगर डिसअपियर हो गई तो तुम उसे पास्ट भी कैसे कहोगे, और अगर तुम उसे पास्ट भी कहते हो तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेटेड हुई है, और अगर वो एक्यूमुलेटेड है तो वो पास्ट कैसे हो गई, वो तो एक्यूमुलेशन में है ही ना। ओके। ये तक
मतलब माइंड में सब कुछ चलता है। सब कुछ तो माइंड में भी है, प्रेजेंट भी तो माइंड में ही है। जिस प्रेजेंट को मैं जिस तरीके से जी रही हूँ, क्या आप भी उसी तरीके से जी रहे हो एक जगह होने के बाद भी? नहीं। नहीं। तो ये तो सबका अपना अपना प्रेजेंट हो गया ना, तो प्रेजेंट भी कहाँ कॉमन है? तो किसको प्रेजेंट भी बोल लोगे? सिर्फ घड़ी की सुई का समय कौन बताती है और कुछ नहीं। इसके अलावा सब चीज अपना अपना ही हिसाब किताब। आई थिंक स्पेस एंड टाइम को रिलेटिवली देखना है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो जो टाइम फ्यूचर, इट्स बिकॉज टाइम इज नॉट अ क्वांटिटी। जैसे कि एक बास्केट में कुछ फल रखे हैं, कुछ उस रूम में है, कुछ इस रूम में है, कुछ एक और रूम में है, एंड लेट्स लेबल देम एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द वंस दैट यू आर सीइंग, आप कहोगे कि हाँ 10 आम है इस बकेट में, but the other 10 that are in a future room and a past room, you're not able to see. तो इसलिए आपको लगता है वो नहीं है, लेकिन वो 30 है, just in a different space. कुछ इस तरह से I try to understand it कि वो स्पेस टाइम हम फुल लेवल पे जी रहे हैं ना, हम जो भी इंद्रियों से देखते हैं वही, तो हम फ्यूचर और पास्ट देख नहीं पाते हैं। एक पुस्तक पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो, इमॉर्टल टॉक्स पढ़ा है? उसमें टाइम जोन्स की बात की गई है। कहते हैं कि every time zone is available right now. It's just that because you are in one time zone, you are not able to see yourself in another time zone, and so you say this is it. But जो पूरा concept choice का है ना, यही होता है कि the moment you choose something, आपका time zone ही बदल जाता है, and that is why your experience changes. तो उसका बहुत विस्तृत एक ये है दिया हुआ है। The entire book is dedicated to that. So पता है, बात करते करते एक बहुत अच्छा सा क्लिक किया कि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, उसमें से पृथ्वी कितनी छोटी है। उसमें भी यूएस में अकॉर्डिंग टू अस इट इज, दे आर लिविंग इन द पास्ट, दे आर लिविंग इन द, वो फ्यूचर में आएगा उनका जो डेट आएगा, राइट? और इंडिया इज अहेड ऑफ अस। तो देखो ना, मतलब इतने छोटे से लैंडस्केप में देयर आर 3 मोमेंट्स दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। तो नाउ इसको एक्सपैंड करें हम, और जो thousands and thousands of suns और इतने galaxies और इतने मिल्की वेव्स है, अगर वैसा ब्रह्मांड हम इमेजिन कर सकें, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। कहीं फ्यूचर है, कहीं that's also another way of looking at things. पता भी नहीं है कि ब्रह्मांड ही है या कुछ और भी है, नहीं है। This is very crazy stuff. This is very crazy stuff. जब हम हमारे शास्त्र 7 इसका बात करते हैं, 7 पृथ्वी लोक, ये लोक, 7 लोक हैं ऊपर और 7 नीचे हैं। वो सबका कॉन्सेप्ट कहाँ से उठ के आ रहा है, वो क्या है? इट इज अ वेरी क्रेजी स्टफ। फिर एक तल पे जा करके उन सब को छोड़ना पड़ता है, बिकॉज देन यू आर लुकिंग एट द हाईएस्ट, द एपिटोम, व्हिच इज ये सिर्फ लाइट ईयर में हम लोग करते हैं ना, लाइट ईयर्स, जैसे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एट दीज मेनी लाइट ईयर्स, तो लाइट एंड सो आई थिंक इस टाइम एंड स्पेस का थोड़ा है ही वो। चलिए अभी 3 और श्लोक हैं, इसको करके कम से कम हम लोग विभूति पाद समाप्त करते हैं। 54 54 जाति, लक्षण और देशगत। जाति माने क्लास, लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और देशगत इज प्लेस। इसके भेद की स्पष्ट धारणा न होने के कारण जो वस्तुएं अभिन्न प्रतीत होती हैं, पूर्वोक्त संयम के द्वारा उन्हें अलग करके जाना जा सकता है। सो नथिंग so grandeur here, just that समय की बुद्धि आने के पश्चात जो भी चीजों में हम एक we see
a unity in them, सब एक सी जो चीजें हमें लगती हैं. So one can actually see the very fundamental fine differences between them. इसके बाद कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम. जो विवेक ज्ञान सभी वस्तुओं और उनकी सभी प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है, उसे तारक ज्ञान कहते हैं. कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल ऑफ जो एरोप्लेन की हम बात कर रहे थे कि आप जब ट्रैफिक जैम में है तो आपको चारों ओर का नहीं दिखता है, आपको एक लिमिटेड स्टेट दिखता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी गेट एंग्शियस, वी गेट एंग्री एंड ऑल दैट. पतंजलि कहते हैं कि जो विवेक ज्ञान सभी वस्तुओं और उनके सभी प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है. यू आर नाउ लुकिंग एट द एरियल, you can see everything at the same time. So that is called Tarak Gyan. The point to understand here is that our senses are not capable of showing us the complete picture. Our senses always show us partial picture. और perception के गेम में तो इसको कितने तरीके से प्रूव किया जा चुका है. So if we can be aware of this, हमारे बहुत सारे बायसेस, प्रेजुडिसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे. बहुत सारे लाइक्स, डिसलाइक्स, ओपिनियंस अपने आप महत्वहीन हो जाएंगे. They will lose their importance because you know that probably what I'm able to see, I don't know. In fact, हम जब कहते हैं ना that you cannot understand every incident of your life as you go through. Only when you look back you can join the dots. जब आप पीछे रिफ्लेक्ट करते हो तब आप देखते हो कि everything that happened in your life was so important for you to be where you are currently. Everything has its contribution. Similarly, if we can be aware that senses only show us the partial stuff, then it becomes much easier to deal with a lot of stuff in everyday life that drive us crazy. और विभूतिपाद का आखिरी सूत्र, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्य मिति. जब बुद्धि और पुरुष की समान भाव से शुद्धि हो जाती है. हमने कहा था ना पुरुष में दो तत्व हैं, पुरुष तत्व और सत्व तत्व, और उसी के पार्थक्य के ऊपर संयम करने को कह रहे थे पतंजलि 50वें सूत्र में. तो उन दोनों तत्वों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है. नाउ you know the source as the source and you know the prakriti as the prakriti. तब कैवल्य की प्राप्ति होती है, which is not such an easy thing. Because अभी तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जीवन में जिसको कि हम बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं. जैसे अभी पारुली आप बात कर रहे थे कि जीवन में आगे बढ़ना वगैरह वगैरह, तो हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है, कुछ अचीव करना होता है, कमाना होता है, और कितना कमाना होता है, वो सबका हमारे पास एक मापदंड होता है. They start to fall out, they start to lose their relevance, their importance. क्योंकि जब आप व्यापक दृष्टि से देखते हो तो आपको ये भी दिखता है कि इन सबके पीछे का मिथ्या कारण क्या है. आपको ये भी दिखता है कि ये चीजें आपको क्या दे रही हैं और उस देने के बदले में आपसे लेती क्या है. And we must always remember that for anything and everything that we do, the way we pay is through our life. हमारे पास हमारे जीवन के वो 60, 70, 80, 90, 100, 40, 50 वर्ष से ज्यादा कुछ नहीं है अपना, और हम उसी का ट्रेड करते हैं. हम जब नौकरी करते हैं 8 घंटे की, तो हम अपने जीवन के 8 घंटे का ट्रेड करते हैं और उसके बदले हम कुछ पैसे लेते हैं. तो हम कितना ट्रेड करें और कितना ना करें,
ये इस बात का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको अगर विद्या तक जाना है तो मैं आप फिर से ईशोपनिषद पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। जब ऋषि कहते हैं कि जो विद्या को अविद्या को पूजते हैं वो तो अंधे गड्ढे में गिरते ही हैं, जो विद्या को पूजते हैं वो उससे भी गहरे अंधे कुएं में गिरते हैं। तो जो सिर्फ विद्या को पूजता है और अविद्या, जिसमें ये शरीर ही अविद्या है ना, और इसी शरीर के माध्यम से तो सारा कार्य हो रहा है, तो उस अविद्या को नहीं स्वीकारता है और उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है और समझता नहीं है। अविद्या को ना जानने का अर्थ है अविद्या अर्थात माया के पूरा का ऑपरेटिंग मैनुअल को न जानना, माया कार्य ही कैसे करती है। तो वो जानना भी उतना ही आवश्यक है, और वो जान के ये जानना कि वो अविद्या है ये भी उतना ही आवश्यक है। उसे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण न बना दे, उसका जितना महत्व है उसको उतना ही दे। हमने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को इतना महत्व, शादियां देखी है ना, पागलों की तरह जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और उसको अरेंज करने में क्या क्या ड्रामे नहीं होते हैं, पूरा इवेंट मैनेजमेंट खड़ा होता है। एंड द लाइक्स, व्हाई जस्ट मैरिज, एनिवर्सरी है और पता नहीं क्या क्या है। सो व्हाट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब का ज्ञान इतना सरल नहीं है और इसीलिए कैवल्य इतना सरल नहीं होता। इसीलिए हम संसार में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि 2 समय का खाना चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए। रोज थोड़ी गार्डन में सो जाएंगे, और हम सो जाएंगे, हमारे पास तो परिवार भी है, उसको कहाँ सुलाएंगे। एक दायित्व भी लेके आते हैं, एक दायित्व बोध है। तो पुरुष और बुद्धि की समान भाव से शुद्धि, ये शुद्धि इतना सरल कार्य नहीं है। इस शुद्धि के लिए तो कुछ चाहिए होता है, शायद शंकराचार्य जैसा भी, कि माँ से मांग रहे हैं अनुमति संन्यास लेने की, और अनुमति न मिलने पर वो सारा जाल भी बुन पा रहे हैं मगरमच्छ के साथ कि माँ अनुमति दे दे। तो बुद्धि का इतना शुद्धिकरण हो जाना तो कैवल्य की प्राप्ति का ये मार्ग है। यहाँ पर विभूतिपाद समाप्त होता है और अगले रविवार को हम कैवल्यपाद में प्रवेश करेंगे। ठीक है, कुछ भी अभी तक? एक बात की थी थोड़ी पहले, है ना, कि ज्ञान जो है वो भी एक गड्ढा है, या फिर ये भी पहले की थी कि ज्ञान से भी बढ़कर है बिना ज्ञान का हो जाना, समथिंग लाइक दैट वी हैड सेड। बिना आई डोंट नो व्हाट सेड, सो व्हिच इज लाइक इंटेलिजेंस से नॉन इंटेलिजेंट हो जाना, राइट? समथिंग लाइक दैट विभूति में। नहीं, ज्ञान के साथ भी एक डिस्टेंस बनाना सीखना पड़ता है। ज्ञानम बंधा हमने कहा था शिव सूत्र को के बारे में। शिव सूत्र में कहते हैं शिव की ज्ञानम बंधा प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म है। प्रज्ञान क्या? प्रज्ञान वो ज्ञान है जो आपको पुरुष के तरफ ले जाता है, ब्रह्म की तरफ ले जाता है, सोर्स की तरफ ले जाता है। सिर्फ ज्ञान अर्थात अविद्या वो बंधन का कारक बनता है, क्योंकि वो मोह को जन्म देगा, वो अहंकार को जन्म देगा। और अहंकार मतलब आप कर्मफल के घेरे में बंधे ही रहोगे। अहंकार ही से तो मुक्ति चाहिए ना, और मुक्ति क्या है?
अहंकार से ही तो मुक्ति चाहिए। आई का ही तो रिजोल्यूशन होना होता है ना? इसको मैंने कुछ इस तरह प्रोसेस किया कि ज्ञान या इंटेलेक्ट जो हम कहते हैं, इट इज नॉलेज, राइट, जो हमने मेमोराइज करके, द थिंग्स दैट वी हैव कम अक्रॉस, जिसको प्रोसेस करके मेमोराइज करके उसको हमने अपने इंटेलिजेंस का पार्ट बना लिया, विच इज लिमिटेड। वेयर एज इस ज्ञान से बढ़कर जो प्रज्ञान की तरफ जाने का कह रहे हैं, दैट इज लाइक, दैट्स अ नॉलेज ऑफ समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव रेड, और मतलब लार्जर व्यू आपको जो मिलता है बिना किसी स्कूल कॉलेज या ऐसे फॉर्मल एजुकेशन के बिना मिला हुआ जो ज्ञान है, विच प्रोबेबली इज परसेप्शन। वो ज्ञान है स्वयं को जानना, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, जिसको इंटरनल जाना कहते हैं, ये वो ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो आपको वृत्तियों से मुक्ति दिलाएगा। ये वो ज्ञान है जो आपको थ्रू एक्सपीरियंस अप्लाइंग इट, विद्या एक्सप्लेन इट। ज्ञान योग में नॉलेज इज द सॉल्यूशन। अप्लाई नहीं करना पड़ता है। जब आप जान गए तो अपने आप अप्लाई होता है। अगर अप्लाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी तक आप जाने नहीं हो, सुपरफिशियल कुछ कुछ बातें मालूम है। जानना तो उसी को कहते हैं जो आपके भीतर चला जाता है, जो आपका ही हिस्सा बन जाता है, अन्यथा कुछ नहीं जानता। सिगरेट के पैकेज पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब जानते हैं, इसके पश्चात भी पीते हैं ना सिगरेट। तो ये जानना नहीं है, ये बस कुछ चीजें हैं जो पढ़ लिया है, नॉलेज में आ गई है, इंफॉर्मेशन आ गया। जाना तो तब हो गया जब सिगरेट एक एक हड्डी के ऊपर, एक एक नर्व के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर क्या काम करता है वो पता चल गया, और एक जागृति आ गई कि अब आप सिगरेट उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिगरेट उठाते ही आपको दिख जाएगा कि उसने क्या कर दिया आपके साथ। गुरजेफ का ये एक बड़ा मजेदार तरीका होता था। लोग कहते थे उनके पास कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा आ जाओ। उसके बाद उसको सिगरेट के कमरे में बिठा देंगे और पिलाते जाएंगे, पियो 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 पियो। वो दुखी हो जाएगा, खांसने लगेगा इतनी बुरी तरीके से कि वो सांस नहीं ले सकता है, पूरा रूम धुएं धुएं हो गया, सफोकेशन में मर रहा है। उसका एक एक सेल चिल्लाए कि स्मोकिंग बंद करो, वहां पहुंचा देते हैं, तब अपने आप स्मोकिंग छूट जाती है। उसको कहते हैं जानना। तो वो जानना वैसे एक्सपीरियंस करके भी होता है, और बुद्धि यदि तीक्ष्ण हो तो बिना एक्सपीरियंस के भी व्यक्ति जान सकता है। ये है living it, becoming what you learn. Yes, that is true. Living it is you become what you learn. So then that is real knowing. Knowing flows through you. It is your being. बाकी सब knowledge है। ठीक है, चलिए। Let's close the session. Take a deep breath. If you know it, you can say with me. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.